नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग इज अ प्रोसेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 4 फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म के क्वेश्चन आंसर। हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रीवियस वीडियो में कर दी है, प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है क्वेश्चन हमें? डिस्कस द चेंजेस इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन द कॉलोनियल पीरियड अफेक्टेड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ पीपल। देखो हमने सबके बारे में पढ़ा था, जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, क्या उनके ऊपर प्रभाव पड़ा था? पहला, shifting cultivators due to change in laws of forest management, shifting cultivation was banned. It was argued the land which was used for shifting cultivation every few years could not grow trees for railway timber. देखो बैन लगा दिया गया शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ऊपर, ठीक है। ये प्रभाव हुआ सबसे बड़ा शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नोमैडिक एंड पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज। अब उन पे क्या प्रभाव पड़ता है? नोमैडिक एंड पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज, द लाइफ ऑफ द नोमैडिक एंड पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज वर इफेक्टेड बिकॉज दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द प्रोटेक्टेड forest areas. Moreover, the trade in forest produce was banned, and this resulted in huge loss of income to these communities, as it was through trade transaction that they earned their livelihood. देखो nomadic लोग और पेस्टोरल लोग ज़्यादातर जड़ी बूटियां ला करके वो बेचते थे, जिससे उनका जीवन चलता था, जिसकी वजह से अब बैन होने के बाद चीज़ों के ऊपर वो लोग ये सब कर नहीं पाते थे, तो मुश्किल हो गया उनका जीना। फर्म्स ट्रेडिंग in timber, forest produce. Most of the firms trading in timber and forest produce were highly benefited with the change in forest management. The new laws favored them and they generated huge revenue. जो फर्म्स थी ना, फर्म्स के ऊपर अच्छा प्रभाव हुआ क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ, ठीक है, और उनको काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ, यानी पैसे काफ़ी उनके आने लगे थे। प्लांटेशन ओनर्स का was another section that earned great profits in their business. The deforestation led to the development of the plantation of coffee, tea, and rubber, and these businessmen got cheap labor from forest communities. Thus, the plantation owner had to invest very less. As plantation goods were in huge demand, the businessmen in plantations earned great profits. They also got favors from changed forest management laws. ठीक है, ये देखो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि क्या क्या उनको जब फॉरेस्ट काटने के बाद उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? कॉफ़ी लगाना, टी लगाना और रबर लगाना। इसको बेचने से उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ करता था। तो इस तरह से प्लांटेशन ओनर्स जो थे वो काफ़ी फायदे में रहे। किंग्स ब्रिटिश ऑफिशियल्स इंगेज इन शिकार। शिकार कैसे करते थे वो लोग? यानी कि उसका क्या था? हंटिंग जो था प्रोहिबिट कर दिया गया था हालांकि, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन ये था कि किंग्स और ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे काफ़ी ज़्यादा हंटिंग करते थे इंजॉयमेंट के लिए, इसको स्पोर्ट मानते थे वो, और दे हैड द साइलेंट परमिशन फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड डिड हंटिंग इन द नेम ऑफ सिविलाइजिंग इंडिया। और वो क्या कहते थे कि वो जो बड़े बड़े जानवर हैं, पुराने जानवर हैं, वो अनसिविलाइज सोसाइटी का मार्क होते हैं, इसलिए उन्हें समाप्त करना हमारा काम है, जिससे इंडियन सोसाइटी सिविलाइज हो जाएगी, ये माना था उनका। What are the similarities between colonial management of the forests in बस्तर and in Java? देखो क्या समानताएं थी उनकी जो कॉलोनियल मैनेजमेंट की थी बस्तर में और जावा में, दोनों में। अगर हमने कहानी पढ़ी थी लेसन में तो हम देख सकते हैं कि हंटिंग वाज प्रोहिबिटेड, ठीक है, दोनों जगह पे। ट्रीज वर कट फॉर रेलवे एंड शिप बिल्डिंग, दोनों का मकसद एक ही था, तो इसलिए ये दोनों ही जगह पे हो रहा था। नेक्स्ट, फॉरेस्ट कम्युनिटीज को सप्रेस किया जाने लगा जो रेबेलियन के लिए खड़ी हो गई अब। तो नोमैड्स एंड पेस्टोरलिस्ट जो है उनको बैन कर दिया गया था दोनों जगह पे, ठीक है। ट्रेड इन फॉरेस्ट प्रोड्यूस वाज बैन, ठीक है, ये भी ट्रेड भी मना कर दिया था उन्होंने। यूरोपियन फर्म्स वर गिवन परमिट फॉर डिफॉरेस्टेशन एंड प्लांटेशन इंडस्ट्री, है ना, ये दोनों ही जगह पे हुआ था, जावा में भी हुआ था और बस्तर में भी हुआ था। तो ये सिमिलैरिटीज थी। एक और है, फॉरेस्ट कम्युनिटीज हैड टू वर्क फॉर एज फ्री, वहाँ पे भी कहा गया जावा में भी कि फ्री उन्हें लेबर करना पड़ेगा, और दूसरी तरफ से इंडिया में भी ये सब बस्तर में कहा गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है हमारा। बिटवीन 1880 एंड 1920 फॉरेस्ट कवर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट डिक्लाइन बाय 9.7 million hectares from 108.6 million hectares to 98.9 million hectares. Discuss the role of following factors in this decline. क्या फैक्टर्स थे जिन्होंने डिक्लाइन में रोल निभाया? पहला तो रेलवे, ठीक है, रेलवे ने किस तरह से रोल निभाया था ये हम देखते हैं। पहले, टू रन लोकोमोटिव्स वुड वाज नीडेड, पहला
To lay railway lines, sleepers were essential to hold the track together. As railway tracks spread throughout the India, a large number of trees were felled. A forest अराउंड द रेलवे ट्रैक फास्ट स्टार्टेड डिसअपियरिंग। तो इस तरह से क्या हुआ कि बहुत सारे पेड़ों को गिराया गया और बहुत सारे फॉरेस्ट जो हैं खत्म हो गए जो भी रेलवे के आसपास थे। शिप बिल्डिंग में कैसे कैसे रोल निभाया था? शॉर्टेज ऑफ ओक फॉरेस्ट क्रिएटेड ग्रेट टिम्बर प्रॉब्लम फॉर द शिप बिल्डिंग इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में प्रॉब्लम हुआ था ना, ओक ट्री जब खत्म हो गया तो फिर उन्होंने क्या किया? फॉर द रॉयल नेवी लार्ज वुडन बोट शिप्स कोर्ट यार्ड्स फॉर द शिपिंग एक्सेट्रा, ये जरूरी थे। इसके लिए भी इस्तेमाल करने के लिए उन्हें लकड़ी की ज़रूरत थी। Trees from the Indian forest were being cut on a massive scale from 1820 to 1830s to export large quantities of timber from India। बहुत सारे पेड़ों को काटा गया जहाँ जो कहाँ एक्सपोर्ट होते थे? भारत से बाहर इंग्लैंड की तरफ भेजे जाते थे। नेचुरली फॉरेस्ट कवर ऑफ द सबकॉन्टिनेंट डिक्लाइन रैपिडली। तो इन सारे कामों में जब जंगलों का लकड़ी काटी जाने लगी तो इस तरह से जंगल खत्म होते गए बहुत ही तेजी से। एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन ने भी बहुत ज़्यादा रोल निभाया क्योंकि देखो अब पॉपुलेशन बढ़ रही थी, अर्बनाइजेशन हो रहा था, फॉरेन ट्रेड बढ़ रहा था, डिमांड कमर्शियल क्रॉप की थी जिसकी वजह से जो स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज जो थी इंस्पायर द पीजेंट टू एक्सपैंड देयर एग्रीकल्चरल एरियाज। देखो तो इस तरह से एग्रीकल्चर की बढ़ोतरी के लिए भी जंगलों को काटा गया। द कॉलोनियल गवर्नमेंट रॉन्ग पॉलिसीज ऑल्सो प्रमोटेड एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। कॉलोनियल गवर्नमेंट की जो खराब पॉलिसीज थी ना उससे भी एग्रीकल्चर एक्सपेंशन का जो है प्रमोट हुआ। तो देन द फॉरेन गवर्नमेंट डिड नॉट टेक नीडेड यूजफुल स्टेप्स फॉर intensive agriculture. This also supported directly or indirectly the disappearance of forest in India। देखो क्या है कि फॉरेन गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं था कि वहाँ यहाँ पे एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम से कल को कितना बड़ा इशू बन सकता है, तो इसीलिए उन्हें कोई भी ध्यान नहीं दिया जिस वजह से फॉरेस्ट जो है एक रैपिड तरीके से खत्म होते गए, बहुत जल्दी जल्दी उनका समापन होता गया। कमर्शियल फार्मिंग हुई, उसमें देखो आप क्या होता था? लार्ज एरिया ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट वर ऑल्सो क्लियर टू मेक फॉर प्लांटेशन एंड कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग होता है जिसमें कॉटन जूट वगैरह जो क्रॉप्स हैं, कैश क्रॉप्स हैं, वहाँ उगाई जाती हैं। इस तरह से यहाँ के लिए भी जो है फॉरेस्ट को काटा गया। अब देखो जूट है, रबर है, इंडिगो, टोबैको, ये कमर्शियल क्रॉप्स थी। तो ब्रिटिशर्स की डिमांड जो थी इन चीज़ों की, इस वजह से इनका ग्रो करना वो फोर्सफुली करवाते थे भारतीय लोगों से, तो वो भी फॉरेस्ट कटिंग का एक कारण बना। द कॉलोनियल गवर्नमेंट took over the forests and gave the vast area and exported their products to Europe। तो बहुत सारे जंगलों को अपने अंडर ले लिया कॉलोनियल गवर्नमेंट ने और बहुत सारे जंगलों को साफ करके यहाँ के जो प्रोडक्ट्स होते थे वो सारे वो एक्सपोर्ट करते गए बाहर। टी कॉफ़ी प्लांटेशन, इसके लिए भी देखो कॉफ़ी प्लांटर्स एट चीप रेट। टी कॉफ़ी प्लांटर जो थे उनको सस्ते रेट पे मिलते थे। हिली एरियाज उन पे काम किया जाने लगा इसके लिए। दीज एरियाज वर इनक्लोज्ड एंड क्लियर्ड ऑफ फॉरेस्ट। इनको बंद कर दिया गया एरियाज को और यहाँ से जंगल सारे साफ कर दिए गए। यहाँ पे टी और कॉफ़ी प्लांट की जाने लगी पहाड़ी एरियाज में जहाँ जहाँ सुटेबल क्लाइमेट दिखता था। आदिवासी एंड अदर पीजेंट यूजर जो थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने डिफॉरेस्टेशन में पार्टिसिपेट किया और क्या करते थे? जब भी उन्हें मौका मिलता था वो पर्सनल यूज के लिए जंगलों को काटते थे या फिर अपने जानवरों को खिलाने पिलाने के लिए भी कटाई करा करते थे वो। वाई आर फॉरेस्ट अफेक्टेड बाय वॉर्स? युद्ध से क्यों और जो जंगल हैं उनके ऊपर असर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन फॉरेस्ट इन इंडिया। वर्किंग प्लान्स वर abandoned at this time and the forest department cut forest freely to meet British war need। देखो युद्ध में उनको जितनी भी जरूरत होती थी ना जब काटते थे उसके लिए बहुत बड़े लेवल पे पेड़ों को। इन जावा जस्ट बिफोर द जापानीज ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर द रीजन द डच, जो लोग हॉलैंड कंट्री से आते हैं ना उन्हें डच बोला जाता है। तो उन्होंने क्या फॉलो किया था? स्कॉच अर्थ पॉलिसी डिस्ट्रॉइंग सॉ मिल्स एंड बर्निंग ह्यूज पाइल्स ऑफ द जायंट टीक्स। उन्होंने क्या किया था? जब उनको लगा कि जापानीज एंटर हो जाएंगे जावा में, फायदा उठाएंगे, इसलिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े जंगली एरियाज को और जंगली लकड़ी को बहुत बड़े लेवल पे क्या किया था? जला दिया था। Many Adivasis, peasants and other users use wars and battles opportunities to expand cultivation in the forest। बहुत सारे आदिवासी थे और पीजेंट्स थे जो जब युद्ध हो रहा होता था तो ऐसे में वो अपनी खेती बाड़ी को बढ़ाने के लिए जंगल काट लिया करते थे। ठीक है,
After the war, it was difficult for the Indonesian before the occupation of Japanese forest services to get this land back. वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि इंडोनेशिया में इंडोनेशियन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि वो अपनी ज़मीन को वापस पा सकें। तो ये भी एक कारण रहा, तो इसलिए उन्होंने नई नई ज़मीनें क्रिएट करना शुरू कर दिया। इन इंडिया पीपल्स नीड फॉर agricultural land was brought them into conflict with the forest department's desire to control the land and exclude people from there. तो इंडिया में क्या होता था कि जो लोगों को एग्रीकल्चरल नीड थी ना, जिसकी वजह से उनके कन्फ्लिक्ट होते थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, और वो क्या चाहते थे कि भाई अपनी जो ज़मीन है अपने कंट्रोल में रहे, जिनसे उनको वहाँ से ब्रिटिशर लोगों ने निकाल दिया था। तो इस तरह से हमारा जो ये एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो गया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपके इस क्लास के लास्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। हाँ, वीडियो में कोई आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कोई भी परेशानी आती है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में फ्रीली कमेंट कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।